हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो MSW005 का जो खंड 4 है ये लास्ट खंड है। इसका इकाई 5 ये लास्ट इकाई है। MSW005 का लास्ट वीडियो है, लास्ट लेक्चर है, जो है निगमित क्षेत्र, दाता संस्थाएं और गैर सरकारी संगठन। इसको हम लोग इस वीडियो में पूरा देखने वाले हैं। तो यहाँ पे ही हमारा जो MSW005 का लेक्चर है वो पूरा समाप्त होता है। नमस्कार। आज हम कॉर्पोरेट दुनिया के एक काफ़ी अहम और चर्चित मुद्दे पे बात कर रहे हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR जिसे कहते हैं। हमारे पास कुछ शुरुआती दस्तावेज हैं जो इस विषय की रूपरेखा बताते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि भाई कंपनी का काम है पैसा कमाना, मुनाफा बनाना, शेयर होल्डर्स को खुश रखना। पर क्या क्या उनकी जिम्मेदारी वहीं खत्म हो जाती है? समाज के लिए भी कुछ करना बनता है या नहीं? ये स्रोत इन्हीं सवालों के आसपास घूमते हैं। तो चलिए ज़रा इनमें गहराई से उतरते हैं, देखते हैं क्या निकलता है। हाँ बिल्कुल। और ये जरूरी भी है समझना। ये स्रोत हमें दिखाते हैं कि कैसे बिजनेस, समाज और उनके बीच का रिश्ता कई बार बड़ा पेचीदा होता है। बात सिर्फ मालिकों या शेयरधारकों की नहीं है। एक कंपनी जो भी करती है, जैसे करती है, उसका असर पूरे समाज पर पड़ता है। ये स्रोत इसी असर और जिम्मेदारी को समझने में मदद करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। स्रोत की पहली बात तो काफ़ी सीधी लगती है कि भाई किसी भी कारोबार का पहला मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना, और जो पैसा लगा रहे हैं मतलब शेयरधारक, उन्हें अच्छा रिटर्न देना। ये तो व्यापार की दुनिया की शायद पहली सीख है ना? हाँ, पारंपरिक सोच तो यही रही है, लेकिन यहीं बात थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। स्रोत कहता है कि जिन देशों में हम फ्री मार्केट या मुक्त बाजार की बात करते हैं ना, वहां भी ऐसा नहीं है कि निजी कंपनियों को पूरी छूट मिली हुई है। सरकारें बीच में आती हैं, नियम बनाती हैं, कानून लागू करती हैं। अच्छा, किस तरह के नियम कानून? मतलब स्रोत कुछ उदाहरण देता है क्या? हाँ बिल्कुल। स्रोत बताता है कि ये नियम कई चीजों पर लागू होते हैं, जैसे प्रदूषण नियंत्रण, फैक्ट्रियां पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचा सकती हैं, इस पर सीमाएं हैं। फिर श्रम कानून है, कर्मचारियों से कितने घंटे काम लेना है, उनकी सुरक्षा, सेहत, इन सब का ध्यान रखना। चीजों की कीमतें कैसे तय होंगी, उनकी क्वालिटी कैसी होगी, इसके भी मानक होते हैं। मकसद यही है कि कंपनियों का काम समाज के लिए हानिकारक न हो। मतलब कंपनी चाहे प्राइवेट हो, उसे समाज के दायरे में रहकर ही काम करना होता है। वो सिर्फ अपना फायदा नहीं देख सकती। बिल्कुल सही कहा। स्रोत के मुताबिक इसके पीछे तर्क ये है कि कंपनियां समाज से अलग थोड़ी हैं, उसी का तो हिस्सा हैं। वो समाज के ही संसाधन इस्तेमाल करती हैं। ग्राहक समाज से आते हैं, कर्मचारी समाज से आते हैं, जमीन, हवा, पानी सब समाज का है। तो तर्क ये है कि उनकी जिम्मेदारी सिर्फ मालिकों या शेयरधारकों तक कैसे सीमित रह सकती है। उनकी जिम्मेदारी उस पूरे समाज के प्रति भी है जिससे वो इतना कुछ ले रही हैं। तो ये जो स्टेक होल्डर या हितधारक की बात होती है, उसमें सिर्फ मालिक और ग्राहक नहीं आते। स्रोत इसे कैसे समझाता है? हाँ, स्रोत ये बात साफ करता है। देखिए, सीधे तौर पर तो मालिक, शेयरधारक, ग्राहक और जो सामान पहुंचाते मतलब वितरक, वो जुड़े हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा दूर से देखें, बड़े नजरिए से, तो समाज का हर व्यक्ति वो किसी न किसी तरह से जुड़ा है, एक हितधारक है। क्यों? क्योंकि कंपनी के फैसलों का असर सब पर पड़ता है। नौकरी देना या प्रदूषण फैलाना या कोई नई टेक्नोलॉजी लाना, असर दूर तक जाता है। कर्मचारी, उनके परिवार, आसपास रहने वाले लोग, यहाँ तक कि आने वाली पीढ़ियां भी सब इसके दायरे में हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है कि एक कंपनी का असर कितना फैला हुआ है। अच्छा, स्रोत हमें इतिहास में भी ले जाता है। औद्योगिक क्रांति के शुरुआती दिनों में तब क्या माहौल था? क्या तब भी सामाजिक जिम्मेदारी जैसी कोई बात थी? स्रोत के अनुसार वह दौर तो बिल्कुल अलग था। ऐसा लगता है कि उस समय के जो उद्योगपति थे, जो पूंजीपति थे, वो सामाजिक जिम्मेदारी जैसे ख्याल से या तो वाकिफ ही नहीं थे या फिर उन्हें कोई खास परवाह नहीं थी। उनका पूरा ध्यान शायद बस उत्पादन बढ़ाने और मुनाफा कमाने पर था। और उसके नतीजे, स्रोत में जो बातें लिखी हैं वो तो डरावनी है। सोचिए, दिन में 16-16 घंटे काम, कोई छुट्टी नहीं, ना हफ्ते की ना साल की। और सबसे बुरा, बच्चों से भी वैसे ही काम लिया जाता था। फैक्ट्रियों में सुरक्षा, उसका तो कोई इंतजाम ही नहीं था। पर्यावरण की चिंता, वह तो दूर की बात थी। धुआं, कचरा, सब नदियों में, हवा में। प्रदूषण पर कोई रोक टोक नहीं। आज तो हम सोच भी नहीं सकते ऐसा। बिल्कुल, ये उस वक्त की कड़वी सच्चाई थी जिसे स्रोत सामने रखता है। लेकिन फिर जैसे होता है, वक्त बदला।
स्रोत बताता है कि मजदूरों ने आवाज उठानी शुरू की, अपने हक के लिए लड़े, आंदोलन किए। समाज में भी धीरे धीरे एक जागरूकता आई। लोगों को लगा कि ये ठीक नहीं है, ये ऐसे नहीं चल सकता। और सरकारें, उन्होंने क्या किया इस पर? हाँ, तो जब दबाव बढ़ा, जागरूकता फैली, तो सरकारों को मतलब राज्यों को दखल देना पड़ा। स्रोत कहता है कि उन्होंने फिर उद्योगों को काबू में करने के लिए कानून बनाने शुरू किए, नियम लागू किए, काम के घंटे तय किए गए, बच्चों से काम कराने पर रोक लगी, सुरक्षा के कुछ नियम आए, प्रदूषण पर भी कुछ हद तक लगाम लगाने की कोशिशें हुई। ये प्रक्रिया धीमी जरूर थी, पर इसने उद्योगों के काम करने का तरीका बदलना शुरू किया। तो मतलब आज जो स्थिति है वो उन शुरुआती दिनों से काफी बेहतर है, कम से कम नियमों के लिहाज से तो है। हाँ, स्रोत यही कहता है, आज स्थिति काफी अलग है। सरकारें और अब तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी वो उद्योगों के काम पर, खासकर पर्यावरण और समाज से जुड़े मामलों पर पहले से कहीं ज्यादा नजर रखती हैं। वो सिर्फ नियम बनाकर छोड़ नहीं देती, बल्कि निगरानी भी करती हैं, एक तरह से समाज के पहरेदार की भूमिका निभाती हैं। इसका कोई ताजा उदाहरण है स्रोत में जहां ये दिखता हो? हाँ, स्रोत खास तौर पर पर्यावरण के मुद्दों को उठाता है, जैसे क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, या आज पूरी दुनिया की चिंता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश मिलकर बड़ी कंपनियों पर दबाव बना रहे कि वो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करें। कई जगह कंपनियों के लिए ये जरूरी कर दिया गया है कि वो पेड़ पौधे लगाएं, ग्रीन कवर बढ़ाएं, और ये सब अक्सर कानूनी तरीकों से हो रहा है। लेकिन क्या इस पर सब सहमत हैं कि कितना सरकारी नियंत्रण ठीक है? क्या कंपनियां आसानी से मान जाती हैं? नहीं, स्रोत ये भी साफ करता है कि ये मामला इतना सीधा नहीं है। इस पर बहस चलती रहती है, कितना कंट्रोल जरूरी है, क्या ज्यादा नियम कानून बिजनेस को रोकते हैं, और जो नियम हैं भी वो असल में कितने असरदार हैं। ये ऐसे सवाल हैं जिन पर कंपनियां, सरकारें, एक्टिविस्ट, एक्सपर्ट सब बहस करते रहते हैं। एक तरफ कंपनियां कहती हैं कि ज्यादा नियम ठीक नहीं, विकास रुकता है। दूसरी तरफ सामाजिक और पर्यावरण समूह कहते हैं कि मौजूदा नियम काफी नहीं है। तो ये एक लगातार चलने वाला विवाद है। तो ये तो हुई बाहरी दबाव की बात, मतलब कानून और नियम। लेकिन अब आते हैं CSR पर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये शायद कुछ अलग है। इन सब बदलाव और बहसों के बीच ही ये विचार ज्यादा मजबूती से उभरा। स्रोत के हिसाब से इसका ठीक मतलब क्या है? ये सिर्फ कानून मानने से कैसे अलग है? ये बहुत जरूरी सवाल है, और यही CSR की खासियत है। स्रोत कहता है कि CSR का नजरिया जो है वो कानून के दायरे से आगे जाता है। ये सिर्फ वो न्यूनतम जरूरतें पूरी करने की बात नहीं है जो कानून कहता है, बल्कि ये इस सोच पर आधारित है कि कॉर्पोरेट सेक्टर को, बड़ी कंपनियों को, समाज को बेहतर बनाने के लिए अपनी मर्जी से सक्रिय होकर कोशिश करनी चाहिए। यहाँ ये अपनी मर्जी से वाला पहलू अहम है। ये कानूनी मजबूरी से आगे जाकर कुछ अच्छा करने की बात है। तो क्या इसकी कोई एक पक्की परिभाषा है या अलग-अलग लोग अलग-अलग मतलब निकालते हैं? स्रोत कहता है कि परिभाषाएं तो कई हैं, पर ज्यादातर में एक बात कॉमन है। स्रोत स्क्वार्च का हवाला देते हुए बताता है कि लगभग सब मानते हैं कि एक कंपनी की सामाजिक जिम्मेदारियां सिर्फ उसके शेयरधारकों के प्रति आर्थिक जिम्मेदारियों तक ही सीमित नहीं है, वो उससे कहीं ज्यादा हैं। थोड़ा और साफ करेंगे, मतलब प्रैक्टिकल तौर पर इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा मतलब ये है कि जब कंपनी कोई फैसला ले तो वो सिर्फ ये ना सोचे कि शेयर होल्डर के मुनाफे पर क्या असर होगा। उसे ये भी सोचना होगा कि उस फैसले का बाकी हितधारकों पर क्या असर पड़ेगा। और ये बाकी हितधारक कौन? जैसे हमने पहले बात की, कर्मचारी, उनकी नौकरी, तनख्वाह, काम का माहौल, ग्राहक, प्रोडक्ट की क्वालिटी, सुरक्षा, दाम, स्थानीय समुदाय, आसपास का पर्यावरण, रोजगार, सामाजिक विकास में मदद, और हाँ, बड़े पैमाने पर पर्यावरण। तो CSR का मतलब है इन सबके हितों का ध्यान रखना। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं, ये लोग और पृथ्वी दोनों की बात है। तो ये कानून से आगे बढ़कर एक नैतिक जिम्मेदारी हुई। लेकिन सवाल फिर वही, कंपनियां इसे क्यों अपनाएंगी? क्या उन्हें भी कोई फायदा होता है इससे? क्योंकि उनका मूल मकसद तो प्रॉफिट कमाना ही माना जाता है। क्या CSR सिर्फ अच्छा दिखने का तरीका है या इसका कोई बिजनेस लॉजिक भी है? बिल्कुल वाजिब सवाल है, और स्रोत इस पर रोशनी डालता है। देखिए, अब कई एक्सपर्ट्स और कंपनियां भी ये मानने लगे हैं कि CSR सिर्फ दान पुण्य या अच्छा दिखने के लिए नहीं है। ये बिजनेस के लिहाज से भी एक समझदारी भरा कदम हो सकता है, और लंबे समय में कंपनी के टिके रहने के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए जरूरी भी है। ये सिर्फ अच्छा काम करना नहीं है, बल्कि अच्छा काम करके अच्छा बिजनेस करना है। दिलचस्प। तो स्रोत क्या वजह बताता है
कैसे CSR फायदेमंद हो सकता है किसी कंपनी के लिए? स्रोत कई संभावित फायदों की बात करता है। हम उन्हें दो हिस्सों में देख सकते हैं, एक तो कंपनी के अंदरूनी फायदे और दूसरे बाहरी फायदे। पहले अंदरूनी फायदों की बात करते हैं। इसमें क्या क्या आता है? स्रोत के मुताबिक CSR अपनाने से कंपनी के अंदर कई सुधार हो सकते हैं, जैसे बेहतर कॉरपोरेट गवर्नेंस, मैनेजमेंट का तरीका सुधर सकता है। जब कंपनी अपने कर्मचारियों का ध्यान रखती है, अच्छा माहौल देती है, तो कर्मचारी ज़्यादा संतुष्ट रहते हैं, टिकते हैं, बेहतर काम करते हैं। इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। साथ ही पर्यावरण का ध्यान रखने से, जैसे ऊर्जा या पानी बचाने से, लागत भी कम हो सकती है। तो ये अंदर के कामकाज को ज़्यादा कुशल बना सकता है। और बाहरी फायदे, उसका क्या मतलब है? यहाँ स्रोत इशारा करता है कि CSR कंपनी की बाहरी छवि, उसकी रेपुटेशन और उसके रिश्तों को बेहतर बना सकता है। जैसे अपने सभी स्टेक होल्डर्स, ग्राहक, निवेशक, समुदाय, सरकार, इन सब के साथ बेहतर तालमेल और बातचीत हो सकती है। पर्यावरण के लिहाज से अच्छे प्रोडक्ट्स बनाने से बाजार में अच्छी पहचान बनती है, ग्राहक आकर्षित होते हैं। स्थानीय समुदाय के विकास में मदद करने से कंपनी को वहां काम करने की एक तरह की सामाजिक मंजूरी मिलती है, लोग उसे अपनाते हैं। और क्या इससे किसी तरह के नुकसान से भी बचा जा सकता है? हाँ, ये भी एक अहम बात है जिस पर स्रोत ध्यान दिलाता है। CSR गतिविधियां एक तरह से रिस्क मैनेजमेंट का काम भी करती हैं। सोचिए, अगर कोई कंपनी पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाए या मजदूरों के साथ बुरा बर्ताव करे, तो उसकी इमेज कितनी खराब हो सकती है। कानूनी पछड़े अलग, ग्राहक और निवेशक भी दूर जा सकते हैं। एक अच्छी CSR पॉलिसी इन जोखिमों को कम करने में मदद कर सकती है। मतलब जो कंपनी सामाजिक रूप से जिम्मेदार मानी जाती है, उसे शायद ग्राहकों, कर्मचारियों, निवेशकों, सबका ज्यादा भरोसा मिलता है, और ये लंबे समय में उसकी कामयाबी के लिए बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर अगर हम इन स्रोतों की बातों को समेटें, तो हम देखते हैं कि बिजनेस की भूमिका को लेकर सोच कैसे बदली है। हम एक ऐसे सफर पर हैं जो सिर्फ मुनाफे को ही सब कुछ मानने से शुरू हुआ था, फिर कानूनी नियमों को मानने की मजबूरी आई, और अब हम एक ऐसी समझ की ओर बढ़ रहे हैं जहां उम्मीद की जाती है कि कंपनियां सिर्फ नियम न मानें, बल्कि अपनी मर्जी से समाज के लिए अच्छा करें, एक सकारात्मक भूमिका निभाएं। हाँ, ये बदलाव वाकई गौर करने लायक है। ये स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर एक बिजनेस का असली मकसद क्या है। एक तरफ कानून है जिसे मानना ही है, पर दूसरी तरफ CSR एक नैतिक जिम्मेदारी की तरह है। ये कंपनियों को सिर्फ न्यूनतम जरूरी से ऊपर उठकर अधिकतम संभव अच्छाई की तरफ जाने को कहता है। ये क्या करना पड़ेगा से क्या करना चाहिए की तरफ एक बड़ा कदम लगता है। और यहीं पर हम आज की बात को एक सवाल के साथ छोड़ते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। क्या किसी बिजनेस की जिम्मेदारी सिर्फ देश के कानून मान्यता की खत्म हो जानी चाहिए, या फिर आज की इस दुनिया में जहां सब एक दूसरे से जुड़े हैं, समाज की भलाई के लिए अपनी मर्जी से आगे बढ़ना भी उनकी एक जरूरी नैतिक जिम्मेदारी है, भले ही उससे उन्हें तुरंत कोई सीधा आर्थिक फायदा ना दिख रहा हो? इस सवाल का जवाब शायद ये तय करेगा कि आने वाले वक्त में बिजनेस और समाज का रिश्ता कैसा होगा। भारत में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR। जी, हमारे पास एक लेख है, भारत में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व अवधारणा और समाज कार्य। तो आज हम इसी के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये कॉन्सेप्ट है क्या, इसका इतिहास क्या रहा है भारत में, और आज ये कैसा दिखता है, और हाँ, इसमें समाज कार्य की क्या भूमिका है। हाँ, ये विषय वाकई बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये सीधे सीधे बिजनेस, समाज और जिसे हम नैतिकता कहते हैं उसके एक अहम मोड़ पर खड़ा है। बिल्कुल। ये सिर्फ नियम कानून की बात नहीं है, बल्कि ये भी है कि कंपनियां समाज में खुद को कैसे देखती हैं, उनकी क्या भूमिका है। तो हाँ, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं ये लेख क्या कहता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहली बात जो लेख में सामने आती है वो ये कि CSR भारत के लिए कोई एकदम नई चीज नहीं है, मतलब बाहर से आई हुई नहीं। हाँ, सही कहा। इसकी जड़ें काफी पुरानी हैं, यहाँ तक कि महात्मा गांधी के न्यास्यता के सिद्धांत यानी ट्रस्टीशिप थियरी तक जाती हैं। जी। ये जो विचार था कि उद्योगपति सिर्फ मालिक नहीं बल्कि समाज के ट्रस्टी हैं, ये सुनने में तो बहुत बहुत बड़ा विचार लगता है। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक ऊंचा ख्याल नहीं था, एक गहरा नैतिक स्टैंड था। गांधी जी का ये जो ट्रस्टीशिप सिद्धांत था वो कहता था कि जो भी पूंजी है, जो उद्योग है, उनका इस्तेमाल सिर्फ निजी फायदे के लिए नहीं होना चाहिए, अच्छा, बल्कि पूरे समाज के भले के लिए होना चाहिए। मालिक तो बस एक संरक्षक है, असली मालिक समाज है,
ये सोच बिजनेस को उसकी सिर्फ आर्थिक भूमिका से बहुत आगे ले जाती है, उसे एक सामाजिक जिम्मेदारी देती है। उस जमाने के हिसाब से तो ये क्रांतिकारी सोच थी। तो क्या ये सिर्फ गांधी जी की ही सोच थी या इसे आगे भी बढ़ाया गया? लेख में पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी जिक्र है, उनका क्या कहना था इस बारे में? हाँ, लेख ये बताता है कि पंडित नेहरू ने इस आइडिया को और आगे बढ़ाया। उन्होंने साफ कहा कि भी एक बिजनेस की जिम्मेदारी सिर्फ अपने शेयर होल्डर्स या मालिकों तक ही नहीं होती। ग्राहक हैं, कर्मचारी हैं और यहाँ तक कि पूरा समुदाय, ये सभी स्टेक होल्डर्स हैं, है ना? और बिजनेस का इन सब के प्रति भी एक उत्तरदायित्व है। उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, मानवता की झलक। मानवता की झलक। हाँ, मतलब कि बिजनेस के फैसलों में सिर्फ प्रॉफिट ही ना देखा जाए, बल्कि इंसानी कदरों और समाज पर क्या असर पड़ेगा, इसका भी ख्याल रखना जरूरी है। मानवता की झलक, ये वाकई सोचने वाली बात है। लेकिन क्या ये सिर्फ बातें ही थीं या उस वक्त की इंडस्ट्रीज ने सच में इस तरफ कुछ किया? लेख में कोई उदाहरण है? हाँ बिल्कुल, लेख में टाटा समूह का उदाहरण दिया गया है। वो इस सोच को अपनाने में काफी आगे रहे हैं। अच्छा, टाटा। उन्होंने कई सामाजिक काम किए जो सिर्फ पैसे दान देने जैसे नहीं थे। एक बहुत बड़ा उदाहरण है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज यानी TISS की स्थापना। हाँ, टिस तो बहुत जाना माना नाम है जी। अब जरा सोचिए, एक इंडस्ट्रियल ग्रुप सोशल साइंस और प्रोफेशनल सोशल वर्क की पढ़ाई को बढ़ावा दे रहा है। ये दिखाता है कि उनकी सोच सिर्फ फौरी मदद की नहीं थी, बल्कि समाज की कैपेसिटी बिल्डिंग, लॉन्ग टर्म विकास की थी। ये पैसा ही नहीं, ज्ञान और एक्सपर्टीज का भी इन्वेस्टमेंट था। ये तो वाकई दूर की सोच लगती है। तो इसका मतलब है कि ये विचार और शुरुआती कोशिशें ये आगे चलकर एक बड़ी पॉलिसी का हिस्सा बनी। सरकार का क्या रोल रहा इसमें? लेख बताता है कि जब 1990s में भारत में उदारीकरण हुआ, इकोनॉमी खुली, तब सरकार ने भी इंडस्ट्रियल ग्रुप से कहा कि भाई आप लोग सोशल डेवलपमेंट में और ज्यादा एक्टिव भूमिका निभाइए। अच्छा, सरकार ने भी पुश किया। हाँ, मतलब जो पहले कुछ कंपनियों की अपनी नैतिक पहल थी, उसे अब देश के विकास के लिए भी जरूरी समझा जाने लगा। CSR को धीरे धीरे एक तरह से उम्मीद की जाने लगी कंपनियों से, सिर्फ मर्जी से किया जाने वाला दान नहीं। तो ये तो हो गई इसकी हिस्ट्री और ये कैसे बढ़ी। अब अगर हम आज देखें तो भारत में CSR कैसा दिखता है। लेख एक सर्वे के आधार पर 3 मुख्य एरिया बताता है जहां कंपनियां काम कर रही हैं। कौन से हैं ये एरिया और क्या कर रही हैं कंपनियां असल में? तो लेख के हिसाब से आज का जो भारतीय CSR है वो मोटे तौर पर 3 पिलर्स पर खड़ा है। ठीक है। पहला और शायद सबसे ज्यादा जिसे लोग जानते हैं वो है सामुदायिक विकास यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट। इसमें बड़ी कंपनियां सीधे तौर पर समुदायों का जीवन स्तर सुधारने के लिए काम करती हैं। लेख कहता है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, लोगों की रोजमर्रा की कमाई यानी लाइवलीहुड और खेती जैसे बेसिक एरियाज पर ज्यादा ध्यान रहता है। ओके। कंपनियां या तो खुद प्रोजेक्ट चलाती हैं या फिर जो जमीन पर काम कर रहे हैं NGO वगैरह, उनके साथ पार्टनरशिप करती हैं। यानी सीधे समाज के जरूरी मुद्दों पर काम। दूसरा पिलर कौन सा है? दूसरा पिलर है पर्यावरणीय प्रबंधन यानी एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। आज के टाइम में खासकर क्लाइमेट चेंज और प्रदूषण को लेकर जो चिंताएं हैं, ये बहुत अहम हो गया है। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। जानकारी ये बताती है कि कंपनियां अब अपनी एनवायरमेंटल पॉलिसीज को लेकर ज्यादा सीरियस हो रही हैं। कई कंपनियां ISO 14001 जैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स अपना रही हैं। ये एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर फोकस करता है, ताकि कंपनियां अपने पर्यावरण पर पड़ने वाले असर को एक सिस्टमैटिक तरीके से कम कर सकें। अच्छा, ये सिर्फ पेड़ लगाने जैसा नहीं, बल्कि अपने पूरे ऑपरेशन को सुधारने की कोशिश है। ये तो बहुत जरूरी बदलाव है। और तीसरा पिलर है कार्यस्थल यानी वर्कप्लेस। ये पहलू कंपनी के अंदर के माहौल पर फोकस करता है। कंपनी के अंदर कैसे? हाँ, लेख के अनुसार इसमें कर्मचारियों की ट्रेनिंग, उनकी स्किल डेवलपमेंट, वर्कप्लेस पर सेफ्टी के बेहतर इंतजाम और एक अच्छा सबको साथ लेकर चलने वाला और जागरूक माहौल बनाना शामिल है। मतलब ये इस बात पर जोर देता है कि CSR सिर्फ बाहर की दुनिया के लिए नहीं, कंपनी को अपने एम्प्लॉयज के प्रति भी जिम्मेदार होना चाहिए। तो ये 3 मुख्य एरिया हो गए, समुदाय, पर्यावरण और कर्मचारी। ये एक पूरी तस्वीर देता है। अब लेख एक और बहुत अहम और शायद कम डिस्कस होने वाले पहलू पर आता है, प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स की भूमिका, खासकर कम्युनिटी डेवलपमेंट और वर्कप्लेस डेवलपमेंट में। ये कैसे काम करता है? क्या कहता है लेख इस बारे में? हाँ, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और इम्पोर्टेंट बात सामने आती है। लेख साफ तौर पर कहता है कि जो प्रोफेशनल ट्रेन्ड सोशल वर्कर्स हैं, वो इन CSR पहलू में, खासकर कम्युनिटी डेवलपमेंट और एम्प्लॉय वेलफेयर से जुड़ी पहलू में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं और निभा भी रहे हैं।
अच्छा, उनकी भूमिका सिर्फ प्रोग्राम लागू करने तक ही सीमित नहीं है। अपने मैनेजर्स होते हैं, रिसोर्स होते हैं, एक्सपर्टीज होती है। तो फिर अलग से प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या कंपनियां ये खुद नहीं कर सकती? हाँ, ये सवाल बिल्कुल जायज है, लेकिन इस पर कुछ गहरे पॉइंट्स उठाता है। पहली बात, CSR पहलों को शुरू करने और सही दिशा देने में मदद। कैसे? अक्सर होता यह है कि कंपनियां पैसा और रिसोर्स लगाने को तैयार हैं, पर उन्हें पता नहीं होता कि शुरू कहां से करें, कौन सी प्रॉब्लम सबसे जरूरी है, किस कम्युनिटी को मदद की ज्यादा जरूरत है। लेख के अनुसार सोशल वर्कर यहीं काम आते हैं। वो टारगेट ग्रुप्स की पहचान करने में मदद करते हैं, जिन्हें सेवार्थी समूह कहा गया है, यानी वो लोग या समुदाय जिन तक मदद पहुंचानी है। सेवार्थी समूह। हाँ, वो उनकी असली जरूरतों को सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, बल्कि गहराई से समझने में ट्रेंड होते हैं, और फिर उन जरूरतों के हिसाब से असरदार प्रोग्राम डिजाइन करने में मदद कर सकते हैं। वो जमीनी हकीकत और सामाजिक उलझनों को शायद उन लोगों से बेहतर समझ पाते हैं जिनका तजुर्बा ज्यादातर कॉर्पोरेट दुनिया का रहा है। तो आप कह रहे हैं कि वो एक तरह से कंपनी के इरादों और जमीनी हकीकत के बीच पुल बनाते हैं ताकि रिसोर्स सही जगह लगे। बिल्कुल, और इससे भी आगे लेख कुछ गलत धारणाओं को चुनौती देने की बात करता है, जहां सोशल वर्कर्स की भूमिका अहम हो जाती है। गलत धारणाएं? कैसी गलत धारणाएं? एक आम सोच है कि सोशल प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने के लिए MBA डिग्री वाले लोग सबसे सही होते हैं, क्योंकि उनके पास मैनेजमेंट स्किल्स होती हैं। लेख इस सोच पर सवाल उठाता है। अरे, ये तो चौंकाने वाली बात है। क्या लेख कहता है कि मैनेजमेंट स्किल जरूरी नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। लेख ये नहीं कह रहा कि मैनेजमेंट स्किल बेकार है, बल्कि वो एक बारीक सा फर्क बता रहा है। उसका तर्क है कि MBA मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजी, एफिशिएंसी में माहिर हो सकते हैं, बिल्कुल। हाँ। लेकिन समाज कार्यकर्ता जो हैं, वो व्यक्ति या समुदाय की बहुआयामी व्यक्तित्व यानी मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी और सामाजिक समस्याओं की जो जटिल परतें होती हैं, उनको समझने में ज्यादा ट्रेंड होते हैं। अच्छा। वो इंसानी बर्ताव, सामाजिक ढांचे, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, इन सब की गहरी समझ रखते हैं। इससे वो ऐसे सॉल्यूशंस डिजाइन कर सकते हैं जो सिर्फ कागज पर अच्छे ना लगें, बल्कि वाकई लोगों की जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव लाएं और समाज के लिहाज से रिलेवेंट हों। ये सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं, बल्कि इंसानी और सामाजिक समझ का भी मामला है। ये एक बहुत ही जरूरी नुक्ता है, एफिशिएंसी बनाम इफेक्टिवनेस और रेलेवेंस। क्या कोई और गलत धारणा भी है जिसका लेख जिक्र करता है? हाँ, एक और बहुत सीरियस और आम गलत धारणा है CSR को सिर्फ पब्लिक रिलेशंस यानी PR या कंपनी की इमेज चमकाने का एक टूल समझना। हाँ, ये तो काफी सुना है। लेख इसके लिए एक बहुत सटीक शब्द इस्तेमाल करता है, दिखावटी प्रेम। ये एक तरह की चेतावनी है कि अगर CSR का असली मकसद सिर्फ मीडिया कवरेज पाना, अवार्ड जीतना या ब्रांड इमेज बनाना है, तो उसका असल सामाजिक असर लगभग 0 होगा। बिल्कुल। वो सिर्फ एक सतही एक्टिविटी बनकर रह जाएगी। यहाँ सोशल वर्कर अपनी एथिक्स और प्रोफेशनल सिद्धांतों के जरिए ये पक्का करने में मदद कर सकते हैं कि पहले सच्ची हों, उनकी नीयत नेक हो और वो सिर्फ दिखावे के लिए ना की जा रही हों। वो ऑथेंटिसिटी पर जोर दे सकते हैं। दिखावटी प्रेम, ये शब्द ही अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। तो जरूरत पहचानने, प्लान बनाने और गलत धारणाओं को दूर करने के अलावा क्या ये सोशल वर्कर्स प्रोग्राम्स को जमीन पर उतारने में भी एक्टिव रोल निभाते हैं? हाँ, तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट यही है कार्यक्रम का कार्यान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन। लेख इस बात पर जोर देता है कि समाज कार्यकर्ता सिर्फ प्लान बनाने वाले या कंसल्टेंट ही नहीं है। अच्छा। वे समाज कार्य के अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करके, जैसे कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप वर्क, केस वर्क, प्रोग्राम्स को असरदार ढंग से लागू कर सकते हैं। उनके पास लोगों को ऑर्गेनाइज करने, उनकी भागीदारी पक्की करने और प्रोग्राम्स को कामयाब बनाने के लिए जरूरी प्रैक्टिकल स्किल्स और तजुर्बा होता है। वे समुदाय के साथ एक भरोसे का रिश्ता बना सकते हैं जो शायद बाहर की मैनेजमेंट टीम के लिए मुश्किल हो। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटें तो ये साफ है कि भारत में CSR सिर्फ कॉर्पोरेट दुनिया का कोई नया फैशन नहीं है। इसकी जड़ें हमारे अपने इतिहास और सोच में है, गांधी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत से लेकर नेहरू के मानवतावादी नजरिए तक। जी हाँ। और आज ये कम्युनिटी डेवलपमेंट, पर्यावरण की देखभाल और बेहतर वर्कप्लेस बनाने जैसे ठोस कदमों के रूप में हमारे सामने आ रहा है। बिल्कुल। और इस पूरी तस्वीर में हमने ये भी समझा कि प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स की भूमिका कितनी खास और ज़रूरी हो सकती है। वो सिर्फ प्लान लागू करने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि वो CSR को उसकी सही आत्मा देने में मदद कर सकते हैं। सही आत्मा मतलब उसे असली ज़रूरतों से जोड़ना,
उसे सतही होने से बचाना और ये पक्का करना कि वो सिर्फ दिखावटी प्रेम बनकर न रह जाए। उनका योगदान बिजनेस के सामाजिक कामों को ज्यादा मीनिंगफुल, असरदार और टिकाऊ बना सकता है। इस सारी चर्चा के बाद मेरे मन में एक सवाल जरूर उठ रहा है, और वो शायद ये है कि कंपनियां खुद ये कैसे पक्का कर सकती हैं कि उनके CSR काम सिर्फ एक PR एक्सरसाइज या दिखावटी प्रेम न बन जाए। हाँ बिल्कुल यही। कैसे वो लेख में बताए गए सतहीपन के जाल से बचकर असली, गहरा और टिकाऊ सामाजिक असर पैदा कर सकती हैं। ये सिर्फ रिपोर्ट्स में आंकड़े दिखाने और अवार्ड जीतने से कहीं आगे की बात है। सही कहा। शायद सुनने वालों के लिए ये सोचने का एक अच्छा पॉइंट है कि ये जो ऑथेंटिसिटी है और जो रियल इम्पैक्ट है उसे CSR के बिल्कुल सेंटर में कैसे लाया जा सकता है। निगमित क्षेत्र में समाज कार्य अभ्यास, मतलब सोचे बड़ी बड़ी कंपनियां और समाज कार्य। हाँ, ये दोनों कैसे जुड़ रहे हैं? बिल्कुल। हमारे पास जो सामग्री है वो इसी दिलचस्प मोड़ पर रोशनी डालती है। ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे उद्योग बढ़ रहे हैं उनकी सामाजिक जिम्मेदारियां, जिसे हम औद्योगिक सामाजिक उत्तरदायित्व या ISR कहते हैं। हाँ ISR, उसका दायरा भी बढ़ रहा है। हाँ, और ये सिर्फ कुछ गिनी चुनी कंपनियों तक सीमित नहीं है ना? स्रोत बताते हैं कि एक व्यापक चलन बन रहा है। सही। ISR गतिविधियां अब सिर्फ नाम के लिए नहीं हो रही, उनकी संख्या और आप कह सकती हैं पैमाने में वाकई इजाफा हो रहा है। बिल्कुल। तो आज हमारी ये जो गहन पड़ताल है, इसका मकसद यही समझना है कि कॉर्पोरेट दुनिया में समाज कार्य के लिए कौन से नए दरवाजे खुल रहे हैं। इन ISR पहलुओं में एक प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता क्या खास भूमिका निभा सकता है, और सबसे जरूरी बात, ये क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों होता जा रहा है। जी। स्रोत साफ इशारा करते हैं कि ये उन लोगों के लिए और खासकर विद्यार्थियों के लिए जबरदस्त मौके ला रहा है जो जमीनी अनुभव चाहते हैं। हाँ। शायद ऐसी जगहों पर भी जहां पारंपरिक सामाजिक विकास के अवसर शायद उतने ना हो। और यहीं एक दिलचस्प पहलू सामने आता है ना। स्रोत ये भी मानता है कि ISR बेशक उद्योगों के लिए अहम है, लेकिन अक्सर ये उनकी पहली प्राथमिकता नहीं होती। मतलब इसे जरूरी तो माना जाता है, पर शायद उतना नहीं जितना कह लीजिए उत्पादन या मुनाफा। तो ये एक तरह का विरोधाभास है, महत्वपूर्ण है पर शायद अभी भी थोड़ा साइड में। हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं। और इसी से जुड़ी एक और चुनौती है जिस पर स्रोत जोर देता है। अच्छा। अक्सर ISR का काम देखने वाला जो विभाग होता है, मान लीजिए कोई CSR या सस्टेनेबिलिटी डिपार्टमेंट जी, वो कंपनी के बाकी विभागों के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ शायद महसूस नहीं करता। उनके बीच वो तालमेल की कमी हो सकती है। अच्छा। और तो और इन भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को भी कई बार बहुत साफ तौर पर परिभाषित नहीं किया जाता। मतलब सबको पता है कि कुछ करना है। हाँ, करना है, पर क्या करना है, कैसे करना है और कौन करेगा, इसमें थोड़ी धुंधलाहट रहती है। अच्छा, तो ये तालमेल की कमी और थोड़ी अस्पष्ट भूमिका, ये तो बड़ी दिक्कतें लग रही हैं। ये दिक्कतें जरूर हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन स्रोत इन्हें एक अवसर की तरह भी देखता है। अवसर कैसे? सोचिए, जहां परिभाषाएं साफ ना हो, जहां प्रक्रियाओं को स्थापित करना हो, वहीं तो विशेषज्ञता की जरूरत पड़ती है ना? हाँ, ये तो है। सामाजिक कार्यकर्ता या इस क्षेत्र में ट्रेनिंग ले रहे विद्यार्थी, वो यहाँ बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं। वे न सिर्फ इन भूमिकाओं को स्पष्ट करने में मदद कर सकते हैं, बल्कि कंपनी के अंदर और बाहर इन पहलुओं के बारे में सही जानकारी फैलाने का एक ढांचा भी तैयार कर सकते हैं। वो उस खाली जगह को भर सकते हैं एक तरह से। ये तो वाकई एक दिलचस्प मोड़ है। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं। स्रोत के मुताबिक एक सामाजिक कार्यकर्ता कॉर्पोरेट सेटिंग में असल में क्या-क्या कर सकता है? कौन सी भूमिकाएं हैं? जी। पहली भूमिका बताई गई है परियोजनाओं को सूत्रबद्ध करने में सहायता। इसका क्या मतलब हुआ? थोड़ा खोलिए इसको। बिल्कुल, इसका मतलब है जमीन तैयार करना। किसी भी ISR प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले बहुत सारा शुरुआती काम होता है ना? हाँ। स्रोत बताता है कि इसमें सामाजिक कार्यकर्ता मदद कर सकते हैं। पहला, कार्यक्रम के उद्देश्य क्या होंगे, हम हासिल क्या करना चाहते हैं असल में। ठीक है। दूसरा, लक्षित जनसंख्या कौन है, मतलब हमें किन लोगों तक पहुंचना है और क्यों। तीसरा, उनकी जरूरतें क्या हैं, और ये सिर्फ अंदाजा लगाना नहीं है। नहीं, ये व्यवस्थित तरीके से जरूरतों का आकलन करना है, जिसे हम नीड्स असेसमेंट कहते हैं। अच्छा, नीड्स असेसमेंट। जी। और चौथा, इन सब जानकारियों के आधार पर कार्यक्रमों और पूरी परियोजना का ढांचा तैयार करना। ये सिर्फ योजना बनाना नहीं है, बल्कि ये पक्का करना है कि योजना जमीनी हकीकत और जरूरतों पर आधारित हो। यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता का जो समुदाय को समझने का कौशल है,
उनकी जो जरूरतों के आकलन की ट्रेनिंग है वो बहुत काम आती है। यानी ये सिर्फ फंड बांटने का काम नहीं है, ये तो बहुत सोच समझकर एक रणनीति बनाने का काम है। बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद दूसरा कदम आता है परियोजनाओं का कार्यान्वयन। अभी सुनने में तो सीधा लगता है, पर क्या ये उतना ही सीधा है? देखिए, यहीं पर सामाजिक कार्य की जो मुख्य विधियां हैं वो सीधे तौर पर काम आती हैं। जैसे स्रोत में जिक्र है, वैयक्तिक समाज कार्य, केस वर्क, समूह कार्य, ग्रुप वर्क और समुदाय संगठन, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। ये सिर्फ अकादमिक शब्द नहीं है। नहीं। कॉर्पोरेट आईएसआर में इनका सीधा इस्तेमाल होता है। आप कल्पना कीजिए, किसी आईएसआर प्रोजेक्ट के तहत अगर व्यक्तिगत काउंसलिंग या सहायता की जरूरत है तो व्यक्तिगत समाज कार्य के सिद्धांत लागू होंगे। ठीक। अगर किसी कौशल विकास कार्यक्रम के लिए समूह बनाए जाने हैं तो समूह कार्य की तकनीकें काम आएंगी। हाँ। और अगर पूरे समुदाय को किसी पहल के लिए साथ लाना है, जैसे कोई सफाई अभियान हो या स्वास्थ्य शिविर, तो समुदाय संगठन के कौशल की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो तरीके पारंपरिक समाज कार्य में इस्तेमाल होते हैं, वे कॉर्पोरेट माहौल में भी उतने ही प्रासंगिक हैं। बिल्कुल। स्रोत के मुताबिक कार्यान्वयन में कई चीजें शामिल हैं, जैसे कार्यक्रम को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ना, जिम्मेदारियां तय करना कि कौन क्या करेगा, लक्षित समुदाय के लोगों को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रेरित करना, संगठित करना, जिसे हम मोबिलाइजेशन कहते हैं। हाँ, मोबिलाइजेशन। फिर तय किए गए कामों को जमीन पर उतारना और साथ ही साथ ये देखते रहना कि काम सही दिशा में जा रहा है या नहीं, मतलब निगरानी करना। अच्छा। ये असल में जमीनी स्तर पर प्रबंधन और मानव व्यवहार की समझ का एक मिश्रण है, और यहाँ वो तालमेल वाली चुनौती फिर सामने आती है जिसका जिक्र हमने पहले किया था। वो समन्वय वाली बात। जी। एक कुशल सामाजिक कार्यकर्ता वो कार्यान्वयन के दौरान विभिन्न विभागों या हितधारकों के बीच एक पुल का काम कर सकता है। ये सुनिश्चित कर सकता है कि आईएसआर सिर्फ एक अलग थलग गतिविधि न बनकर कंपनी के बड़े लक्ष्यों से जुड़े। ये बात तो महत्वपूर्ण है कि इसे अलग थलग न रहने दिया जाए। अच्छा, प्रोजेक्ट बन गया, लागू भी हो रहा है, लेकिन स्रोत ये भी बताता है कि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नहीं, लोगों तक इसे पहुंचाना भी जरूरी है, यानी कार्यक्रम का प्रचार, खासकर बाहरी दुनिया में। क्या ये सिर्फ कंपनी की छवि चमकाने के लिए है या कुछ और भी है? स्रोत इसे सिर्फ छवि चमकाने से ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है। हाँ, ये सच है कि सफल कार्यक्रमों को प्रेस कवरेज मिल सकती है, जिससे कंपनी की साख बढ़ती है, जाहिर है। लेकिन प्रचार का एक और मकसद है पारदर्शिता और जवाबदेही। जब आप अपने काम के बारे में खुलकर बताते हैं तो आप पर उसे सही ढंग से करने का दबाव भी बनता है ना? हाँ, ये तो है। स्रोत कहता है कि अगर प्रेस कवरेज ना भी मिले तो बैनर, हैंडआउट्स, ब्रोशर जैसे पारंपरिक तरीकों से भी कार्यक्रम की जानकारी समुदाय तक पहुंचानी चाहिए। ये समुदाय के साथ विश्वास बनाने का भी एक तरीका है। उन्हें पता होना चाहिए कि उनके आसपास क्या हो रहा है और वे कैसे इससे जुड़ सकते हैं। तो बाहरी प्रचार सिर्फ विज्ञापन नहीं बल्कि समुदाय के साथ एक तरह का संवाद है। बिल्कुल। लेकिन प्रचार का एक और पहलू भी तो है, कंपनी के अंदर। हाँ, और स्रोत इस पर खास जोर देता है, जागरूकता और कर्मचारी भागीदारी। अंदरूनी पहलू। जी, ये अंदरूनी पहलू शायद बाहरी प्रचार जितना ही या उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कंपनी के कर्मचारियों को पता होना चाहिए कि उनकी कंपनी समाज के लिए क्या कर रही है। स्रोत का तर्क है कि इससे दो बड़े फायदे होते हैं। पहला, कर्मचारियों की कार्यक्रमों में भागीदारी बढ़ती है। वे सिर्फ दर्शक नहीं रहते बल्कि भागीदार बनते हैं। हाँ, सक्रिय भागीदार। बिल्कुल। और दूसरा, जब कर्मचारी खुद इन कामों से जुड़ते हैं और उन्हें अच्छा महसूस होता है तो उनका मनोबल बढ़ता है और वे कंपनी को ऐसे कार्यक्रम जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अच्छा। ये एक तरह का अंदरूनी समर्थन है जो एएसआर को टिकाऊ बनाता है। लेकिन कर्मचारियों को जोड़ना, कहना आसान है, करना मुश्किल। आजकल सभी व्यस्त हैं। स्रोत इस बारे में क्या कहता है कि कर्मचारियों को प्रभावी ढंग से कैसे जोड़ा जाए? कुछ तरीका है? स्रोत यहाँ नैतिक संतुष्टि या मॉरल सेटिस्फैक्शन के विचार पर बहुत जोर देता है। नैतिक संतुष्टि? हाँ, कार्यक्रम ऐसे डिजाइन किए जाने चाहिए कि कर्मचारियों को लगे कि वे वाकई कुछ सार्थक कर रहे हैं, जिससे किसी की मदद हो रही हो। ये सिर्फ पेड़ लगाने या दान देने तक सीमित नहीं होना चाहिए। नहीं। स्रोत कहता है कि इसके लिए कल्पनाशील कार्यक्रम डिजाइन की जरूरत है। ऐसे कार्यक्रम जो कर्मचारियों के मूल्यों से मेल खाते हों, जिन्हें वे अपना सकें। कल्पनाशील डिजाइन, इसका कोई उदाहरण, मतलब किस तरह के कार्यक्रम हो सकते हैं ये? स्रोत सीधे उदाहरण तो नहीं देता, लेकिन इशारा करता है कि कार्यक्रम ऐसे हों जिनमें कर्मचारी अपने कौशल या समय का उपयोग कर सकें। अच्छा। जिससे उन्हें लगे कि उनका व्यक्तिगत योगदान है।
जैसे शायद किसी वंचित समुदाय के बच्चों को पढ़ाना या अपने पेशेवर कौशल का उपयोग करके किसी एनजीओ की मदद करना। ये अच्छा है। साथ ही स्रोत ये भी कहता है कि कार्यक्रम की समय सीमा ऐसी होनी चाहिए कि कर्मचारी अपने काम के अलावा अपने अतिरिक्त समय में आसानी से भाग ले सकें। उन पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, ये संतुलन साधना जरूरी है। बिल्कुल। और ये सब क्यों जरूरी है? क्या सिर्फ इसलिए कि कर्मचारी खुश रहें, या इसका कोई और गहरा मतलब है? कर्मचारियों की खुशी एक पहलू है, जरूर है, लेकिन स्रोत इसे आईएसआर की प्रभावशीलता से जोड़ता है। अच्छा। जब आईएसआर में लगाए गए पैसे और समय के बदले वास्तविक और ठोस प्रतिक्रिया मिलती है और कर्मचारियों की भागीदारी और उनकी नैतिक संतुष्टि ये एक बहुत ठोस प्रतिक्रिया है, तो ये पूरे कार्यक्रम को मजबूती देता है। स्रोत के अनुसार कर्मचारी वर्ग का नैतिक पक्ष और उनकी सक्रिय भागीदारी ये आईएसआर को सिर्फ एक कॉर्पोरेट जिम्मेदारी से ऊपर उठाकर एक साझा मिशन जैसा बना देती है। साझा मिशन? हाँ, ये निवेश पर मिलने वाले रिटर्न का एक मानवीय रूप है, कह सकते हैं। ये तो बहुत गहरा विचार है। अच्छा, मान लीजिए कार्यक्रम चला, कर्मचारी भी जुड़े, अब पता कैसे चलेगा कि सब कुछ ठीक हुआ या नहीं? मतलब जो सोचा था वो हुआ? यहीं पर शायद मूल्यांकन की भूमिका आती है। बिल्कुल। स्रोत सूची में 5वां और अंतिम महत्वपूर्ण कार्य बताता है कार्यक्रम का मूल्यांकन। और ये सिर्फ अंत में किया जाने वाला काम नहीं है, ये एक निरंतर प्रक्रिया हो सकती है। मूल्यांकन पद्धतियों का उपयोग करके ये समझने का मौका मिलता है कि कार्यक्रम अपने तय उद्देश्यों को किस हद तक पूरा कर पाया। मतलब लक्ष्य हासिल हुए या नहीं? हाँ, क्या हमने वो हासिल किया जो हम करना चाहते थे? क्या लक्षित समुदाय को वाकई फायदा हुआ? और कर्मचारियों की भागीदारी के लिहाज से मूल्यांकन उसमें कैसे मदद करता है? हाँ, वो भी। मूल्यांकन से ये भी पता चलता है कि कितने कर्मचारियों ने भाग लिया, उनकी प्रतिक्रिया क्या रही और भविष्य के कार्यक्रमों के लिए कितनी और किस तरह की भागीदारी की जरूरत या संभावना है। अच्छा। ये जो डेटा मिलता है, ये भविष्य की योजना बनाने, कार्यक्रमों को बेहतर बनाने और संसाधनों का सही उपयोग सुनिश्चित करने के लिए बेहद जरूरी है। तो ये एक तरह का फीडबैक लूप बन जाता है। बिल्कुल। योजना बनाओ, लागू करो, मूल्यांकन करो और फिर उस सीख से अगली योजना को बेहतर बनाओ। तो ये पांचों भूमिकाएं, परियोजना निर्माण, कार्यान्वयन, बाहरी प्रचार, आंतरिक जुड़ाव और मूल्यांकन, ये सब मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाती हैं कि कैसे एक सामाजिक कार्यकर्ता कॉर्पोरेट आईएसआर में योगदान दे सकता है। जी हाँ। ये तो वाकई एक उभरता हुआ क्षेत्र लगता है। हाँ, और स्रोत इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से कहता है। ये सिर्फ कुछ उत्साही लोगों का विचार नहीं है, बल्कि एक जमीनी हकीकत बन रहा है। सरकारें, विभिन्न संस्थाएं और सामाजिक विज्ञान के विद्वान भी अब कॉर्पोरेट जगत की इस भूमिका को पहचान रहे हैं और सामाजिक विकास में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो ये एक मिलाजुला प्रयास बन रहा है। हाँ, ये एक बहुआयामी विकास है जहाँ कॉर्पोरेट संसाधन और सामाजिक कार्य की विशेषज्ञता मिल सकती हैं। तो अगर हम इसका सार निकाले लें तो इसका मतलब क्या है उन लोगों के लिए जो समाज कार्य के क्षेत्र में हैं या आना चाहते हैं? इसका सीधा मतलब है कि उनके सामने एक नया और संभावनाओं से भरा दरवाजा खुल रहा है। अच्छा। एक ऐसा क्षेत्र जहां वे अपने कौशल का उपयोग एक अलग माहौल में कर सकते हैं और जिसका आने वाले दशकों में और विकसित और समृद्ध होना लगभग तय है। ये सिर्फ एक और नौकरी का विकल्प नहीं है, बल्कि एक ऐसा करियर पथ है जहां सामाजिक बदलाव लाने के साथ साथ कॉर्पोरेट जगत के काम करने के तरीके को भी समझने और शायद प्रभावित करने का मौका मिल सकता है। तो स्रोत का संदेश इस लिहाज से काफी आशावादी है। हाँ, बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो आज हमने देखा कि कैसे कॉर्पोरेट या औद्योगिक सामाजिक उत्तरदायित्व, जिसे आईएसआर कहते हैं, सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण और लगातार बढ़ता हुआ क्षेत्र बन रहा है। जी। हमने उन खास भूमिकाओं पर विस्तार से बात की जो वे निभा सकते हैं, प्रोजेक्ट की रूपरेखा बनाने से लेकर उसे लागू करने तक, बाहर और अंदर उसके बारे में जागरूकता फैलाना, कर्मचारियों को जोड़ना, हाँ, और अंत में उसके असर का मूल्यांकन करने तक। और हमने ये भी समझा कि इस रास्ते में कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि विभागों के बीच वो तालमेल की कमी या भूमिकाओं का स्पष्ट न होना। हाँ, वो चुनौतियां। लेकिन यही चुनौतियां कुशल सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए अवसर भी पैदा करती हैं कि वे अपनी विशेषज्ञता से इन कमियों को दूर करने में मदद करें। बिल्कुल। ये सारी बातचीत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल की ओर ले जाती है, मुझे लगता है। हाँ, और ये हमें एक ऐसे विचारणीय बिंदु पर लाता है
जो शायद स्रोत में सीधे तौर पर शब्दों में ना कहा गया हो, लेकिन उसकी पूरी भावना से जुड़ा हुआ है। बताइए। जब हम कर्मचारी जुड़ाव और नैतिक संतुष्टि पर इतना जोर दे रहे हैं, तो कंपनियां सिर्फ ये गिनने से आगे कैसे बढ़ सकती हैं कि कितना पैसा खर्च हुआ या कितने कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। हाँ, ये संख्याएं तो ठीक हैं, पर असल सवाल ये है कि वे ISR कार्यक्रमों के गुणात्मक प्रभाव को कैसे माप सकती हैं। गुणात्मक प्रभाव। हाँ, मतलब समुदाय पर वास्तव में क्या सकारात्मक असर पड़ा और क्या कर्मचारी सच में पहले से ज्यादा जुड़ा हुआ और संतुष्ट महसूस कर रहे हैं। ये सिर्फ संख्या गिनने का खेल नहीं है। नहीं, ये वास्तविक मानवीय और सामाजिक प्रभाव को समझने की चुनौती है। इस पर सोचने की जरूरत है कि इस गहरे असर को कैसे बेहतर तरीके से समझा और मापा गैर जा सरकारी सकता है। संगठन यानी NGOs हाँ, NGOs। और खास तौर पर हम आज मिले कुछ स्रोतों के आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि जमीनी स्तर पर, मतलब फील्ड में, ये संगठन असल में कैसे काम करते हैं और उनके काम को कैसे समझा जा सकता है। बिल्कुल, उनकी फंक्शनिंग, उनका तरीका। हाँ, तो मकसद ये है कि इन स्रोतों से जो खास बातें निकली हैं उनको सामने लाया जाए। जैसे NGOs क्या हैं, उनकी भूमिका इतनी अहम क्यों है, वो कैसे विकसित हुए हैं, और सबसे जरूरी उनके असर और काम करने के तरीकों को परखने के लिए हमें क्या देखना चाहिए। हाँ, क्योंकि स्रोत भी यही बताते हैं कि ये संगठन बाहर से जितने सीधे दिखते हैं ना, अंदर से उतने ही जटिल और मतलब बहुत तरह के हैं, विविधता बहुत है। तो चलिए आज इसी जटिलता को थोड़ा सा सुलझाने की कोशिश करते हैं, इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ, शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बुनियादी बात से। एक NGO की पहचान क्या है? स्रोत इसे काफी साफ करते हैं, ये वो संगठन है जो मुनाफे के लिए नहीं बने हैं। हाँ, नॉन प्रॉफिट। हाँ, नॉन प्रॉफिट, और वे सरकारी नियंत्रण से भी स्वतंत्र होकर काम करते हैं, स्वायत्त होते हैं। बिल्कुल, ऑटोनमस। इनकी प्रेरणा जो है वो नागरिक समाज से आती है और इनका लक्ष्य होता है सार्वजनिक भलाई, अक्सर आपसी सहयोग और जो जरूरतमंद है उनकी मदद के जरिए। हाँ, और यही पर वो विविधता वाली बात जो मैंने कही वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अच्छा। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि NGO एक बहुत ही मतलब व्यापक शब्द है। कोई संगठन हो सकता है बिल्कुल स्थानीय स्तर पर कुछ लोगों के साथ काम कर रहा हो, और कोई दूसरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा नेटवर्क चला रहा हो। किसी का फोकस स्वास्थ्य पर होगा, किसी का शिक्षा पर, कोई पर्यावरण के लिए काम कर रहा होगा, कोई मानवाधिकारों के लिए। हाँ, बहुत अलग अलग क्षेत्र हैं। हाँ, और उनके काम करने के तरीके, उनकी क्षमताएं, उनके पास जो संसाधन है, सब बहुत अलग होते हैं। तो सबको एक ही तराजू पर तौलना वो बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। और एक दिलचस्प बदलाव जो स्रोत सामने लाते हैं वो है इन संगठनों का बढ़ता हुआ, क्या कहते हैं, व्यावसायीकरण, प्रोफेशनलाइजेशन जिसे कहते हाँ, हैं। प्रोफेशनलाइजेशन। ये बहुत बढ़ गया है अब। अब ये केवल जुनून या सिर्फ सेवा भाव से चलने वाली संस्थाएं नहीं रहीं। काफी हद तक इनमें अब प्रशिक्षित पेशेवर लोग काम कर रहे हैं, जैसे समाज कार्यकर्ता हैं, वकील हैं, डॉक्टर, वैज्ञानिक, मैनेजर्स। हाँ, बाकायदा उनको वेतन मिलता है। काम करने के तौर तरीके भी अब ज्यादा औपचारिक मतलब फॉर्मल हो गए हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम बटा हुआ है। सही। और समाज में भी मुझे लगता है इसे लेकर एक स्वीकृति आई है। पहले शायद कई लोग इसे सिर्फ दान पुण्य का काम समझते थे। हाँ, चैरिटी टाइप। हाँ, चैरिटी जैसा। लेकिन अब जो लोग सामाजिक बदलाव के लिए वाकई प्रतिबद्ध हैं, वो इससे एक गंभीर करियर विकल्प के तौर पर भी देख रहे हैं। जागरूकता बढ़ने के साथ लोगों ने ये समझा है कि सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए वो पेशेवर रवैया और विशेषज्ञता जरूरी है। और ये पेशेवर रवैया सिर्फ संगठन के अंदर तक ही सीमित नहीं है, ऐसा लगता है। स्रोत बताते हैं कि NGOs अब सिर्फ स्वतंत्र रूप से ही काम नहीं करते। अच्छा। हाँ, वे सरकारी नीतियों को प्रभावित करने, उनमें बदलाव लाने और यहाँ तक कि सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने में भी सरकारों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग कर रहे हैं। ओह, ये तो काफी अहम बात है। हाँ, ये दिखाता है कि उनकी भूमिका कितनी बहुआयामी हो गई है। मतलब वो सिस्टम के बाहर रहकर भी काम करते हैं और कई बार सिस्टम के अंदर रहकर भी बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। तो फिर ये संगठन करते क्या क्या हैं? मतलब कामों की अगर बात करें, स्रोत कई तरह के कामों का जिक्र करते हैं, मोटे तौर पर अगर देखें तो। हाँ, क्या क्या काम है इनके? जैसे कुछ संगठन सीधे विकास के कार्यक्रम चलाते हैं। मान लीजिए गांव में पानी की व्यवस्था करना हो या खेती के नए तरीके सिखाना। हाँ, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। बिल्कुल। कुछ जरूरी सेवाएं देते हैं, जैसे बच्चों की देखभाल हो गई, कानूनी सलाह है, मानसिक स्वास्थ्य सहायता। हाँ, काउंसलिंग वगैरह भी। हाँ, काउंसलिंग।
कुछ संगठन लोगों को उनके अधिकारों के लिए या किसी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए एकजुट करते हैं। मोबिलाइज करते हैं, संगठित करना। और एक बड़ा काम है वकालत का, एडवोकेसी जिसे कहते हैं, यानी उन समूहों की आवाज बनना जिनकी बात सुनी नहीं जा रही और उनके मुद्दों को पॉलिसी बनाने वालों तक पहुंचाना। हाँ, ये बहुत जरूरी काम है, आवाज उठाना। बिल्कुल। फिर रिसर्च करना, जागरूकता फैलाना, ये भी इनके अहम काम है, ताकि समाज और सरकार सही जानकारी के आधार पर फैसले ले सकें। और वो भी तो है, जैसे आश्रम चलाना, अनाथालय चलाना। हाँ, बिल्कुल। जरूरतमंदों के लिए आश्रम, अनाथालय या फिर नशा मुक्ति केंद्र चलाना, ये सब भी इसमें शामिल है। तो इन कामों की लिस्ट देखकर ही अंदाजा लगता है कि एनजीओ समाज के उन गैप्स को भरने की कोशिश कर रहे हैं जहां शायद सरकारी तंत्र पूरी तरह पहुंच नहीं पाता। हाँ, या शायद उतनी तेजी से नहीं पहुंच पाता। हाँ, या जहां खास तरह की विशेषज्ञता और लचीलेपन की जरूरत होती है। वो एक तरह से सामाजिक बदलाव के इंजन की तरह काम कर सकते हैं, जरूरतमंदों तक पहुंच सकते हैं, कई बार नए और असरदार समाधान भी पेश करते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई उनकी भूमिका और उनके कामों की बात। लेकिन अगर हमें किसी एक एनजीओ को गहराई से समझना हो, जैसा कि हमारे स्रोत इशारा कर रहे हैं, तो किन पहलुओं पर गौर करना चाहिए? स्रोत इसे एक व्यवस्थित तरीके से देखने का सुझाव देते हैं, बजाय कि बस ऊपर ऊपर से देख लिया। हाँ, सतही तौर पर नहीं। जैसे सबसे पहले संगठन की बुनियाद को समझना, उसकी रूपरेखा। बिल्कुल। और यहाँ कुछ बुनियादी सवाल उठते हैं जिनके जवाब उस संगठन की दिशा और दशा दोनों तय करते हैं। स्रोत इशारा करते हैं कि भाई ये जानना जरूरी है कि संगठन के घोषित उद्देश्य क्या हैं, जो वो कहते हैं कि हम ये करते हैं। हाँ, कागज पर क्या है? हाँ। और क्या वो जमीनी हकीकत से मेल खाते हैं? इसका इतिहास क्या है? ये क्यों और कैसे बना? किन लोगों के लिए ये काम करता है? यानी इसके लाभार्थी कौन हैं? और उनकी जरूरतें क्या हैं? टारगेट ग्रुप। हाँ, टारगेट ग्रुप। इसका भौगोलिक दायरा कितना है? कहाँ-कहाँ काम करते हैं? कानूनी तौर पर इसकी स्थिति क्या है? किस एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है? हाँ, रजिस्ट्रेशन। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, पैसा कहाँ से आता है? फंडिंग? ये फंडिंग वाला सवाल तो आजकल खास तौर पर बहुत अहम हो गया है ना? स्रोत इस पर काफी जोर देते दिखते हैं। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि फंडिंग का स्रोत क्या है? देशी है या विदेशी? सरकारी है या गैर सरकारी? किसी संस्था से आ रहा है या व्यक्तिगत दान है? ये सब संगठन की स्वायत्तता और उसकी प्राथमिकताओं पर बहुत गहरा असर डाल सकता है। सही बात है। साथ ही ये भी कि संगठन के पास काम करने के लिए साधन कितने हैं, मतलब दफ्तर है, कर्मचारी हैं, उनके पास विशेषज्ञता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरे संगठनों के साथ या सरकारी विभागों के साथ या पंचायती राज संस्थाओं के साथ इसके रिश्ते कैसे हैं, सहयोगी हैं या टकराव वाले हैं, ये सब मिलकर संगठन की एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। सही कहा। संगठन की बाहरी रूपरेखा समझने के बाद अगला कदम है उसके काम करने के तरीके को समझना, और सबसे जरूरी उसके लाभार्थियों यानी क्लाइंट्स के साथ उसके रिश्ते कैसे हैं, इसे समझना। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और स्रोत यहाँ कुछ बहुत दिलचस्प और गहरे सवाल उठाते हैं, जैसे क्या संगठन की कथनी और करनी में अंतर है? मतलब जो विचारधारा वो कागज पर दिखाते हैं, क्या वही जमीन पर भी नजर आती है? अच्छा, इसे आइडियोलॉजी वर्सेस प्रैक्टिस गैप कहा गया है स्रोत में। हाँ, सिद्धांत और व्यवहार का अंतर, ये क्यों होता है, इसके क्या कारण है, ये समझना बहुत जरूरी है। ये वाकई एक बहुत अहम नुक्ता है। कई बार हम देखते हैं कि बड़े ऊंचे आदर्शों के साथ शुरुआत होती है, लेकिन जमीनी हकीकत पर वो चीजें लागू नहीं हो पाती। हाँ, मुश्किल होता है कई बार। और लाभार्थियों के साथ रिश्ते कैसे हैं? क्या उन्हें सिर्फ मदद लेने वाला माना जाता है या प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भागीदारी होती है? क्या एजेंसी का रवैया सम्मानजनक है या कहीं ना कहीं थोड़ा अधिकार जताने वाला है? हाँ, और इसी से जुड़ा है निगरानी और मूल्यांकन का सवाल, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। स्रोत पूछते हैं कि क्या संगठन अपने काम की प्रगति को नापता भी है? कैसे पता चलता है कि वो सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं? सफलता या असफलता को कैसे मापते हैं? उसके पैमाने क्या हैं? हाँ, इंडिकेटर्स क्या हैं? और क्या इन पैमानों को तय करने में लाभार्थियों की भी कोई भूमिका है? लोगों की भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जाती है? क्या कार्यक्रम कम लागत में ज्यादा असरदार हो, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव हो? इस पर ध्यान दिया जाता है? ये सवाल संगठन की गंभीरता और उसकी प्रभावशीलता को दिखाते हैं। सही। अब आते हैं शायद सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्से पर, आलोचनात्मक मूल्यांकन, क्रिटिकल असेसमेंट जैसे कहते हैं। स्रोत कहते हैं कि सिर्फ ये देखना काफी नहीं है कि एनजीओ क्या करता है, बल्कि ये भी देखना जरूरी है कि वो कैसे करता है और उसके पीछे उसकी सोच क्या है। हाँ, उसकी वैल्यूज क्या है? बिल्कुल। एक बड़ा सवाल है, क्या संगठन की अपनी कोई स्पष्ट मूल्य प्रणाली है,
कोई वैल्यू सिस्टम है? क्या वो न्याय, समानता, मानवीय गरिमा जैसे मूल्यों को अपने काम में उतारता है या बस काम कर रहा है? और क्या उसका उद्देश्य लोगों को लंबे समय के लिए सशक्त बनाना है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें, या फिर वो सिर्फ फौरी राहत देकर, मतलब टेम्पररी हेल्प देकर, उन्हें हमेशा के लिए खुद पर निर्भर बना लेता है? ये निर्भरता वाला पहलू बहुत नाजुक है। हाँ, स्रोत ये भी चेताते हैं कि कुछ संगठन अनजाने में या शायद जानबूझकर भी यथास्थिति बनाए रखने में मददगार हो जाते हैं, बजाय उसे बदलने के। तो ये देखना जरूरी है कि संगठन बदलाव लाना चाहता है या सिर्फ पैबंद लगाना चाहता है। श्रोता एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट सामने रखते हैं, सीखने वाला संगठन, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि क्या संगठन अपने अनुभवों से, चाहे वो सफलताएं हों या असफलताएं, लगातार सीखता है? क्या वो नई जानकारी इकट्ठा करता है, उसका विश्लेषण करता है और उस सीख को अपने काम करने के तरीकों में शामिल करता है? अच्छा, मतलब अपनी गलतियों से सीखना और सुधारना। हाँ, बिल्कुल। क्या संगठन के अंदर ज्ञान और अनुभव को साझा करने का, उसे बांटने का कोई सिस्टम है? जो संगठन ऐसा करते हैं वे समय के साथ ज्यादा प्रभावी और प्रासंगिक बने रहते हैं, बजाय इसके कि वे बस एक ही ढर्रे पर चलते रहें, भले ही जमाना बदल गया हो, जरूरतें बदल गई हों। और श्रोता इस बात से भी आगाह करते हैं कि सब कुछ हमेशा अच्छा ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ एनजीओस में गड़बड़ियों की, गलत कामों की भी संभावना रहती है, जैसे पैसों का गलत इस्तेमाल हो सकता है, झूठे हिसाब किताब हो सकते हैं, या लाभार्थियों के साथ कोई वादा खिलाफी हो सकती है। और यहीं पर पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी का सवाल सबसे अहम हो जाता है। स्रोत इस पर बहुत जोर देते हैं। हाँ, ये दो शब्द बार बार आते हैं। बिल्कुल। संगठन किसके प्रति जवाबदेह है? पैसा देने वाली संस्थाओं के प्रति, सरकार के प्रति, आम जनता के प्रति, या फिर उन लाभार्थियों के प्रति जिनकी सेवा करने का वो दावा करता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, और वो इस जवाबदेही को निभाता कैसे है? क्या उसके कामकाज और हिसाब किताब में खुलापन है? क्या जानकारी आसानी से मिल जाती है? ये सवाल किसी भी एनजीओ की साख के लिए, उसकी विश्वसनीयता के लिए बुनियादी हैं। यानी सिर्फ नीयत अच्छी होना काफी नहीं है, काम करने का तरीका और उसमें पारदर्शिता भी उतनी ही जरूरी है। बिल्कुल। और जैसा कि आपने कहा, संगठन को लगातार सीखते रहना और बदलते रहना होगा। स्रोत इस बात का भी जिक्र करते हैं कि क्या संगठन बदलती जरूरतों और चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने पर ध्यान देता है, मतलब ट्रेनिंग वगैरह। हाँ, नियमित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, जिसे कैपेसिटी बिल्डिंग कहते हैं, उसके कार्यक्रम जरूरी हैं ताकि संगठन नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहे। क्योंकि समाज स्थिर तो है नहीं, समस्याएं बदलती रहती हैं, तो समाधान भी विकसित होने चाहिए। सही बात है। अच्छा, एनजीओ को समझने के साथ साथ हमें उन लोगों को भी समझना होगा जिनके लिए वो काम करते हैं, यानी लाभार्थी या सेवार्थी, क्लाइंट सिस्टम जिसे कहा गया है। हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। स्रोत बताते हैं कि उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि क्या है, उनकी समस्या के पीछे के सांस्कृतिक या मनोवैज्ञानिक कारण क्या हो सकते हैं, और उस समस्या को हल करने के लिए पहले से कौन सी सरकारी या गैर सरकारी कोशिशें हो रही हैं और उनकी सीमाएं क्या हैं। ये सब जानना जरूरी है। हाँ, क्योंकि तभी एनजीओ का हस्तक्षेप, उसका इंटरवेंशन सही मायने में प्रभावी हो सकता है। आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ और क्यों दखल दे रहे हैं। बिल्कुल। और फिर बात आती है कि एनजीओ कौन सी समाज कार्य पद्धति यानी सोशल वर्क मेथड अपनाता है। क्या वे व्यक्तिगत स्तर पर लोगों की समस्याओं को सुलझाने पर फोकस करते हैं, जिसे केस वर्क कहते हैं? हाँ, 1 to 1। या फिर समूह बनाकर ग्रुप वर्क के जरिए लोगों को एक दूसरे से सीखने और मदद करने का मौका देते हैं? या फिर पूरे समुदाय को संगठित करते हैं, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, ताकि बड़े स्तर पर बदलाव लाया जा सके? तो अलग अलग तरीके हैं। हाँ, और स्रोत ये साफ करते हैं कि किस पद्धति का इस्तेमाल होगा ये कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे एजेंसी की अपनी सोच क्या है, उसके पास संसाधन कितने हैं, समुदाय का मिजाज कैसा है, और कार्यकर्ताओं का अपना कौशल और अनुभव कितना है, समय कितना है। कोई एक तरीका हर जगह सही नहीं होता। इन सब बातों से ये तो साफ है कि एनजीओस की दुनिया काफी जटिल है। ऊपर से देखने में शायद सीधी लगे, पर अंदर बहुत परतें हैं। हाँ, बहुत लेयर्स हैं। और इसमें फील्ड वर्क यानी जमीनी स्तर पर जाकर काम को देखना और समझना, चाहे वो किसी छात्र के लिए हो या किसी शोधकर्ता के लिए, वो कितना महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ रिपोर्ट पढ़ने से कहीं ज्यादा गहरी समझ लेता है। निश्चित रूप से फील्ड वर्क का अनुभव तो बिल्कुल अलग होता है। और स्रोत एक और अहम बात की तरफ इशारा करते हैं कि आज के दौर में इस क्षेत्र का महत्व शायद और भी बढ़ रहा है। अच्छा, क्यों?
ऐसा इसलिए क्योंकि कई जगहों पर ऐसा देखा जा रहा है कि सरकार सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में, सोशल सेक्टर में अपनी सीधी भूमिका और खर्च को कुछ हद तक सीमित कर रही है। सरकार थोड़ा पीछे हट रही है कुछ क्षेत्रों से। हाँ, तो इस बदलते परिदृश्य में जो खालीपन बन रहा है उसे भरने की जिम्मेदारी काफी हद तक स्वयंसेवी क्षेत्र यानी एनजीओज पर आ रही है। ओह, इसका मतलब ये हुआ कि भविष्य में प्रशिक्षित और संवेदनशील समाज कार्य पेशेवरों, सोशल वर्क प्रोफेशनल्स की जरूरत इस क्षेत्र में और बढ़ने वाली है। हाँ, बिल्कुल। तो जो लोग इस क्षेत्र में करियर बनाने की सोच रहे हैं, उनके लिए ये एक महत्वपूर्ण संकेत है कि यहाँ मौके बढ़ सकते हैं। हाँ, कुशल लोगों की जरूरत तो हमेशा रहेगी। तो आज की इस बातचीत में हमने स्रोतों के जरिए देखा कि गैर सरकारी संगठन कितने विविध हैं, उनका काम कितना बहुआयामी है और समाज में उनकी भूमिका कितनी अहम हो सकती है। हमने ये भी समझा कि उनके काम को सिर्फ सतह पर देखने के बजाय गहराई में जाकर उनकी संरचना, कार्यप्रणाली, उनके मूल्य, उनकी चुनौतियां और खासकर उनकी पारदर्शिता और जवाबदेही को समझना कितना जरूरी है। हाँ, और जैसा कि स्रोत बार बार रेखांकित करते हैं कि जवाबदेही कई स्तरों पर होती है, पैसा देने वाले यानी दाता के प्रति, सरकार के प्रति, आम जनता के प्रति। लेकिन यहाँ एक सवाल मैं सोचने के लिए छोड़ जाती हूँ। हाँ, जरूर। जिन लाभार्थियों की सेवा के लिए ये संगठन बने हैं, उनके प्रति सीधी जवाबदेही का क्या उनकी आवाज संगठन के फैसलों में, कार्यक्रमों की डिजाइन में उतनी ही मायने रखती है जितनी शायद दाता की या सरकार की? क्या हम सचमुच लाभार्थियों को सशक्तिकरण की प्रक्रिया के केंद्र में रख पाए हैं? इस पर शायद हमें और मनन करने की जरूरत है। दाता अभिकरणों की दुनिया में डोनर एजेंसीज जिन्हें कहते हैं, हमारे हाथ लगे हैं दाता अभिकरण कार्यक्षेत्र और प्रभाव नाम के दस्तावेज के कुछ हिस्से। और हमारा मकसद है ये समझना कि ये संगठन असल में करते क्या हैं, पैसा कहाँ से लाते हैं, किसे देते हैं, क्यों देते हैं और समाज पर इनका असली असर क्या होता है। क्या ये सिर्फ दान देने वाली संस्थाएं हैं या फिर कहानी कुछ और है? चलिए जरा इसकी परतें खोलते हैं। हाँ, बिल्कुल। और पहली परत खोलते ही ये समझ आता है कि ये मामला सिर्फ पैसे बांटने जैसा सीधा नहीं है, काफी पेचीदा है। इन एजेंसियों की भूमिका समाज में बहुत बहुत बड़ी हो सकती है और ये कैसे काम करती हैं जानना वाकई जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। पैसा, इनकी तिजोरी भरती कैसे है? कहाँ से आता है इतना फंड? हाँ, तो दस्तावेज यही बताते हैं कि इनके पास पैसा आता है बड़े उद्योगपतियों से, आम लोगों से भी, और दूसरे जो मददगार समूह होते हैं उनसे। ये सब मिलकर संसाधन जुटाते हैं। अच्छा, मतलब जैसे ये गरीबी या बच्चों के अधिकार, महिला हिंसा, इन मुद्दों पर शायद जागरूकता अभियान चलाते होंगे। बिल्कुल, लोगों को बताते हैं, एहसास दिलाते हैं, फिर उनसे दान मांगते हैं। कभी एक बार के लिए, कभी कहते हैं कि आप हर महीने कुछ दें। और लोग अपनी वसीयत में भी दान दे जाते हैं, ऐसा भी होता है। जी हाँ, वसीयत के जरिए भी दान आता है। और इसमें कॉर्पोरेट जगत, मतलब बड़ी कंपनियां, उनकी भी भूमिका होती होगी। हाँ, जरूर होती है। आजकल वो CSR होता है ना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, CSR। तो उसकी नीतियां होती हैं। कंपनियां अपने कर्मचारियों को भी दान देने के लिए प्रोत्साहित करती हैं और वो पैसा फिर घूम फिर के इन एजेंसियों तक पहुंचता है। पूरा एक सिस्टम है। मीडिया का भी तो इस्तेमाल करते होंगे ना अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए, टीवी पे, अखबारों में। बेशक मीडिया का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है जो दस्तावेज बताते हैं। क्या? कि ये एजेंसियां अक्सर बहुत सोच समझ जाए, पूरी तैयारी के साथ मीडिया में किसी मुद्दे को उठाती हैं। अच्छा, तैयारी किस बात की? ताकि लोगों की तरफ से प्रतिक्रिया अच्छी आए, सकारात्मक हो। देखिए, उनकी साख, उनका नाम और लगातार मिलने वाला दान, वो इसी पर तो टिका होता है। ये उनके वजूद के लिए, उनकी स्थिरता के लिए बहुत अहम है। ये बात तो है। ठीक है, तो पैसा आ गया, अब अगली चुनौती ये तय करना कि इसे दिया किसे जाए। हाँ, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि हजारों एनजीओज होंगे, गैर सरकारी संगठन जो मदद मांगते होंगे, कैसे चुनते हैं ये? देखिए, स्रोत बताते हैं कि चुनाव का जो आधार है वो है साख, मतलब रेप्यूटेशन कैसी है एनजीओ की। ठीक है, साख। दूसरा, क्षमता, क्या वो वाकई काम करने में सक्षम है? और तीसरा, जिन लोगों के लिए वो एनजीओ काम कर रहा है, उनके बीच उसकी छवि, उसका रुतबा कैसा है। सिर्फ ये 3 चीजें या और भी कुछ देखते हैं? नहीं, ये तो मोटी बातें हैं। अगर अंदर झांकें, जैसा कि दस्तावेज बताते हैं, तो वो एनजीओ का नजरिया क्या है, उनका दर्शन क्या है, ये देखते हैं। उनका पिछला रिकॉर्ड कैसा रहा है काम करने का, उनके लीडर्स कौन हैं, टीम में कैसे लोग हैं, कितने काबिल हैं। हाँ,
और जिन लोगों के लिए वो काम कर रहे हैं यानी टारगेट पॉपुलेशन, उनसे उनके रिश्ते कैसे हैं, कितना बड़ा है उनका काम करने का एरिया, सरकार के साथ उनके संबंध कैसे हैं। और उनकी अपनी आर्थिक हालत कैसी है ये भी। जी हाँ, उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये सब पहलू बारीकी से देखे जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो काफी लंबी चेकलिस्ट लग रही है। क्या ये सब वाकई होता है या बस कहने की बातें हैं? सामग्री तो यही कहती है कि ये गहराई जरूरी है, सिर्फ कागज देखकर फैसला नहीं होता। इसीलिए ये सुझाव भी है कि डोनर एजेंसियों को मूल्यांकन के लिए एकदम साफ, स्पष्ट मापदंड बनाने चाहिए। पारदर्शिता के लिए। हाँ, बिल्कुल। और कई बार वो सिर्फ कागजों पर ही भरोसा नहीं करते, अपनी टीम को जमीन पे भेजते हैं। मतलब जहां वो एनजीओ काम कर रहा है वहां। हाँ, उस इलाके में जाकर असलियत का पता लगाते हैं, फिर जो जानकारी मिलती है उसका इस्तेमाल करते हैं फैसला लेने में। ठीक है, मान लिया कि एक लायक एनजीओ चुन लिया गया, अब आगे क्या? पैसा दे दिया और बस काम खत्म, या हिसाब किताब भी रखते हैं? नहीं, यहीं से तो निगरानी का मतलब मॉनिटरिंग का काम शुरू होता है। अच्छा। सहायता जो है वो आमतौर पर एक तय समय के लिए होती है और उस दौरान लगातार नजर रखी जाती है कि भाई काम कैसा चल रहा है। नजर कैसे रखते हैं, मतलब क्या तरीके हैं? उसके लिए कुछ संकेतक, कुछ पैमाने तय किए जाते हैं, इंडिकेटर्स कहते हैं जिन्हें। ठीक है। और जैसे आपने कहा, सिर्फ रिपोर्ट पढ़कर नहीं, फील्ड विजिट्स होती हैं। कार्यक्षेत्र के दौरे। हाँ, खुद जाकर देखना कि जमीन पर क्या हो रहा है, जो कागज पर लिखा है वो हकीकत में उतर भी रहा है या नहीं। और अगर कुछ गड़बड़ दिखे तो फिर सलाह दी जाती है। अगर काम में कोई भटकाव है, कोई कमी है, तो रास्ता सुझाया जाता है। देखिए, मकसद सिर्फ गलती पकड़ना नहीं होता। तो फिर क्या होता है? मकसद ये भी होता है कि जिस संगठन को मदद दी जा रही है उसकी अपनी क्षमता बढ़े, वो और बेहतर तरीके से काम कर सके। ये तो अच्छी बात है। और जब परियोजना पूरी हो जाती है तब क्या तब मानते हैं कि काम खत्म? नहीं, उसके बाद होता है मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। दस्तावेज इस पर काफी जोर देते हैं। इसका क्या मकसद होता है? मकसद ये जानना कि जो पैसा लगा, जो मेहनत हुई, उससे समुदाय पर, लोगों पर असल में क्या असर पड़ा, कितना असर पड़ा, क्या वाकई लोगों की जिंदगी में कोई अच्छा बदलाव आया। और अगर नतीजे अच्छे हों तो फिर कभी-कभी उसी परियोजना को आगे बढ़ाने पर या उसका दायरा और बढ़ाने पर भी विचार किया जा सकता है। आजकल एक ट्रेंड सा भी देखने को मिल रहा है ना, कि ये डोनर एजेंसियां सिर्फ पैसा देकर किनारे नहीं होती। हाँ, बिल्कुल। दस्तावेज इस तरफ इशारा करते हैं कि ये अब परियोजनाओं को चलाने में, उनके संचालन में ज्यादा सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। अच्छा, कैसे? वो जमीनी स्तर पर लोगों से जो उनका भरोसा बना है, जो नेटवर्क बना है, उसका इस्तेमाल करके फैसलों में ज्यादा शामिल हो रही हैं। वो सिर्फ फाइनेंसर नहीं रही, एक तरह से पार्टनर बन रही हैं। एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, जो समाज कार्य के पारंपरिक तरीके हैं, जैसे किसी एक व्यक्ति की मदद करना, केस वर्क जिसे कहते हैं, या समूह के साथ काम करना, ग्रुप वर्क, हाँ, क्या इन डोनर एजेंसियों में इस तरह के काम की कोई गुंजाइश होती है? देखिए, दस्तावेज तो यही कहते हैं कि आमतौर पर नहीं। ये क्षेत्र अभी भी अपेक्षाकृत नया है और पारंपरिक समाज कार्य का सीधा अभ्यास यहाँ कमी देखने को मिलता है। अच्छा। ये तभी मुमकिन है जब डोनर एजेंसी खुद ही कोई परियोजना जमीन पर चला रही हो, लेकिन ज्यादातर मामलों में उनका मुख्य काम अनुदान देना और उसकी निगरानी करना ही होता है। अब आते हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो शायद थोड़ा असहज कर सकता है। जी। यहाँ सामग्री इशारा करती है कि ये जो आर्थिक मदद दी जाती है उसका मकसद हमेशा उतना सीधा और नेक नहीं होता जितना हमें लगता है। इसमें राजनीति भी शामिल हो सकती है। हाँ, ये एक कह सकते हैं चौंकाने वाली बात है जो दस्तावेज सामने लाते हैं कि कभी-कभी दान के पर्दे के पीछे कुछ छिपे हुए राजनीतिक या सामाजिक एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश भी हो सकती है। इसमें करार्थ के 1985 के एक विश्लेषण का जिक्र है। हाँ है। उनका तर्क था कि कुछ दाता, खासकर पश्चिमी देशों के विकासशील देशों में ऐसे एनजीओज को चुनकर मदद देते हैं जो जाने अनजाने में बड़ी विदेशी कंपनियों या अमीर देशों के हितों को ही साधते हैं। और आरोप ये भी है कि इसका मकसद हो सकता है साम्राज्यवाद या पूंजीवाद का जो विरोध करने वाले आंदोलन है उनको कमजोर करना, उनको तोड़ना। या फिर एक और बात कही गई है, जन्म नियंत्रण जैसे तरीकों को बढ़ावा देकर क्रांतिकारी सोच को ही दबाने की कोशिश करना। धार्मिक मकसद भी हो सकते हैं, है ना? हाँ, धार्मिक मकसद भी हो सकते हैं। देखिए, ये गंभीर आरोप है और दस्तावेज खुद इस जटिलता को मानते हैं, लेकिन वो ये भी साफ करते हैं, और ये जरूरी है समझना, कि हर मदद को शक की निगाह से देखना भी ठीक नहीं। मतलब ये नहीं कि सारी सहायता बुरी है या सबके पीछे कोई छिपा हुआ एजेंडा ही है।
बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, क्योंकि दस्तावेज में एक सकारात्मक उदाहरण भी तो दिया है ना, भारत का। हाँ बिल्कुल, भारत को यूरोपीय देशों से बाढ़ राहत और अनाज के रूप में जो मदद मिली थी उसका जिक्र है, और बताया गया है कि उस मदद का बहुत सही, बहुत विवेकपूर्ण इस्तेमाल हुआ है। और उसी से ऑपरेशन फ्लड यानी भारत में दुग्ध उत्पादन में क्रांति आई। जी हाँ, उसी मदद ने उसमें बड़ा योगदान दिया। तो तस्वीर एक तरफा नहीं है, ये समझना जरूरी है। सही बात है। यानी इन एजेंसियों को समझने के लिए एक संतुलित नजरिया रखना पड़ेगा। न तो आंख बंद करके उन्हें मसीहा मान लें और न ही हर काम में कोई साजिशी देखें। वो किस भूमिका में देखते हैं, उनकी विचारधारा क्या है, उनके पीछे कौन लोग हैं, और वो मदद देना ही क्यों चाहते हैं, उनका मोटिवेशन क्या है। हाँ, और पिछले कुछ सालों में उनकी प्राथमिकताओं में, उनकी पहलों में क्या बदलाव आए हैं। इन सवालों के जवाब शायद हमें एक ज्यादा साफ, ज्यादा सच्ची तस्वीर दे सकते हैं। अच्छा, जब ये निगरानी और मूल्यांकन करते हैं तो ये प्रगति को नापते कैसे हैं? कोई खास तरीका होता है, एक्शन रिसर्च जैसा कुछ? हाँ, दस्तावेज में कार्य अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च का जिक्र है। ये एक तरीका है जिसमें आप पहले देखते हैं कि अभी स्थिति क्या है। शुरुआत में? हाँ, प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले इसे आधार रेखा सर्वे या बेसलाइन सर्वे कहते हैं। मौजूदा स्थिति का एक खाका खींचना। ठीक है। फिर आप अपना काम करते हैं, जो भी परियोजनाएं वो चलाते हैं, और बाद में फिर से सर्वे करके देखते हैं कि पहले की तुलना में कितना बदलाव आया है। और ये बदलाव सिर्फ आंकड़ों में देखते हैं या लोगों के व्यवहार में भी? यही तो सबसे अहम है। व्यवहार में बदलाव के संकेतक यानी इंडिकेटर्स तैयार करना, ये बहुत जरूरी है। और ये संकेतक कैसे होने चाहिए? ऐसे जिन्हें वास्तव में देखा जा सके, जिन्हें डेमोन्स्ट्रेट किया जा सके, और जो तर्कसंगत हों, लॉजिकल हों, यूं ही हवा में नहीं। और ये बनाते कौन है? क्या ये एजेंसियां खुद बनाती हैं? कभी कभी खुद बनाती हैं, पर दिलचस्प बात यह है कि अक्सर ये एजेंसियां विश्व बैंक जैसे बड़े संगठनों के बनाए हुए संकेतक उधार ले लेती हैं। अच्छा, उधार ले लेती हैं। हाँ, जो पहले से बने हुए हैं, टेस्टेड हैं, उन्हें इस्तेमाल कर लेती हैं, और इसके साथ पूरी रिपोर्टिंग की एक व्यवस्था भी जुड़ी होती है ताकि प्रगति पर लगातार नजर रखी जा सके। जाहिर सी बात है, मदद मांगने वालों की तो लाइन लगी रहती होगी, इतने सारे प्रस्ताव आते होंगे, तो ये चुनते कैसे हैं? क्या सिर्फ नियम कायदे ही चलते हैं या कुछ और भी असर डालता है? नियम कायदे तो हैं ही, अपने मानदंड होते हैं, प्राथमिकताएं होती हैं, जिनके आधार पर प्रस्तावों को परखा जाता है, जैसा हमने पहले भी बात की। हाँ। लेकिन यहाँ एक और परत खुलती है। दस्तावेज इशारा करते हैं कि कभी-कभी व्यक्तिगत पहचान, जान पहचान या फिर कोई बाहरी दबाव, ओह। हाँ, वो भी चयन प्रक्रिया पर असर डाल सकता है। अब ये पारदर्शिता के लिहाज से थोड़ी सोचने वाली बात है। ये तो है। अच्छा, और वो फील्ड विजिट्स जिनका हमने जिक्र किया था, क्या वो वाकई इतनी मददगार होती हैं? उनसे क्या पता चलता है? बहुत ज्यादा, बहुत मददगार। वो सिर्फ एक रूटीन चेकअप नहीं है कि गए और देख कर आ गए। तो फिर क्या है? उन दौरों से जमीन की वो सच्चाई पता चलती है जो शायद कागजों या रिपोर्टों में कभी ना दिखे। एकदम रॉ, अनफिल्टर्ड। और क्या देखने को मिलता है? ये भी देखने को मिलता है कि डोनर एजेंसी के लोग और मदद लेने वाले एनजीओ के कर्मचारी वो आपस में कैसे बात करते हैं, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, सवाल कितने गहरे होते हैं, सतही होते हैं या वाकई मुद्दे की जड़ तक जाते हैं। और जवाब कैसे दिए जाते हैं? हाँ, जवाब कैसे दिए जाते हैं, क्या उनमें ईमानदारी झलकती है। ये पूरी बातचीत, ये इंटरैक्शन, ये काम की गुणवत्ता और दोनों के बीच के रिश्ते की सच्चाई को समझने में बहुत मदद करती है। लेकिन क्या हमेशा सब कुछ इतना अच्छा ही चलता है? क्या ऐसा नहीं होता कि जिसे मदद दी वो एनजीओ बाद में नाकारा निकल जाए या भ्रष्ट? दुर्भाग्य से ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। दस्तावेज इस बात को मानते हैं कि डोनर एजेंसियों को ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये तो बड़ी चुनौती होगी। हाँ, बहुत बड़ी चुनौती है, खासकर तब जब समाज में कुछ एनजीओज की छवि ऐसी बन गई है कि ये तो बस पैसा बनाने की दुकानें हैं। तो फिर ये एजेंसियां करती क्या है ऐसी स्थिति में? हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती हैं? नहीं, उनके पास कई रास्ते होते हैं। दस्तावेज बताते हैं कि वो उस एनजीओ के खिलाफ कानूनी कार्यवाही, मतलब याचिका दायर कर सकते हैं। लीगल एक्शन। हाँ, उन्हें काली सूची में डाल सकते हैं, ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं, ताकि भविष्य में कोई और उन्हें मदद न दे। और जो मदद दे रहे हैं उसे रोक सकते हैं या फिर पूरी तरह बंद भी कर सकते हैं। असल में ज्यादातर जो बड़ी स्थापित दाता एजेंसियां हैं, उन्होंने ऐसी शिकायतों से निपटने के लिए एक पूरी प्रक्रिया, एक सिस्टम बना रखा है। अच्छा, क्या होता है उस प्रक्रिया में? वो शिकायतों की जांच करवाते हैं, बाकायदा इन्वेस्टिगेशन होती है, संबंधित एनजीओ से लिखित में जवाब मांगते हैं, स्पष्टीकरण मांगते हैं, और जरूरत पड़ने पर? जरूरत पड़ने पर
अचानक जाकर निरीक्षण करते हैं, सरप्राइज विजिट जिसे कहते हैं, और उनके खातों की, अकाउंट्स की बारीकी से जांच यानी ऑडिट भी करवाते हैं। ये सब तरीके हैं जवाबदेही तय करने के। एक आखिरी सवाल, क्या ये एजेंसियां सिर्फ पैसा देने और निगरानी करने का ही काम करती हैं, या जिन एनजीओज को वो मदद देती हैं उनको बेहतर बनने में भी कोई भूमिका निभाती हैं, उनको सिखाती भी हैं कुछ? हाँ, ये भी करती हैं। इसे क्षमता निर्माण या कैपेसिटी बिल्डिंग कहते हैं। ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। ये क्या होता है? दस्तावेज बताते हैं कि डोनर एजेंसियां अक्सर मदद पाने वाले संगठनों के लिए ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित करती हैं या फिर उनके संगठनात्मक ढांचे को, उनके मैनेजमेंट को मजबूत करने में मदद करती हैं, किस लिए? ताकि वो अपना काम और प्रभावी ढंग से और कुशलता से कर सकें। उनकी ओवरऑल इफेक्टिवनेस बढ़े। तो मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं, बल्कि पूरी संस्था को ही बेहतर बनाने की कोशिश। ये तो काफी बड़ी जिम्मेदारी हुई। बिल्कुल, ये एक अहम जिम्मेदारी है। हालांकि दस्तावेज ये भी कहते हैं कि हो सकता है किसी बाहरी व्यक्ति को, मान लीजिए कोई इंटर्न है या शोधकर्ता, उसे इन अंदरूनी ट्रेनिंग प्रक्रियाओं में सीधे शामिल होने का मौका शायद ना मिले। अच्छा। लेकिन स्टाफ सदस्यों से बात करके जानकारी जरूर मिल सकती है कि क्या होता है, कैसे होता है। और हाँ, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात पर जोर दिया गया है। दस्तावेज ये दृढ़ता से कहते हैं कि किसी को भी डोनर एजेंसी में क्षेत्र कार्य करने से पहले उसे जमीनी स्तर पर काम करने का अनुभव होना चाहिए। मतलब सीधे उन लोगों के बीच जिनके लिए ये परियोजनाएं हैं। हाँ, सीधे लक्ष्य समूह के साथ। उस अनुभव के बिना डोनर एजेंसी के काम की जो बारीकियां हैं, जो जटिलताएं हैं, उन्हें पूरी तरह समझना शायद मुश्किल हो सकता है। वो जमीनी हकीकत का अंदाजा होना बहुत जरूरी है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकालें? आज जो हमने ये सब खंगाला, उससे ये तो एकदम साफ है कि ये डोनर एजेंसियां सिर्फ चेक लिखने वाली मशीनें नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। ये बेहद जटिल, बहुआयामी संगठन है। हाँ। पैसा जुटाने से लेकर फिर सोच समझकर सही साथी चुनने तक। हाँ, और फिर लगातार काम पर नजर रखना, उसका मूल्यांकन करना। और कभी कभी तो बेहद नाजुक राजनीतिक और सामाजिक माहौल में रास्ता बनाना पड़ता है इनको। सही कहा। और भ्रष्टाचार जैसी चुनौतियों से भी जूझना पड़ता है। इनके काम के कई आयाम हैं। ये विकास की जो बड़ी मशीनरी है, उसके अहम पुर्जे हैं, जिनके काम के सकारात्मक पहलू हैं, जैसा हमने ऑपरेशन फ्लड के उदाहरण में देखा। हाँ, और कुछ संभावित नकारात्मक पहलू भी हो सकते हैं, या कम से कम कुछ ऐसे सवाल जरूर हैं जिन पर सोचने की जरूरत है। सही कहा। और जाते जाते शायद एक सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं, जिस पर वो सोचें। हाँ, बिल्कुल। कि पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही बरतने की तमाम कोशिशों के बावजूद क्या ये दाता अभिकरण, चाहे उनका इरादा कितना भी नेक क्यों न हो, क्या वो अनजाने में ही सही उन विकासशील देशों में जहां वो काम करते हैं, वहां सत्ता के स्थानीय समीकरणों को, वहां की प्राथमिकताओं को प्रभावित कर सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। क्या बाहरी मदद, चाहे कितनी भी अच्छी नीयत से दी जाए, क्या वो हमेशा पूरी तरह न्यूट्रल रह सकती है, या उसका कुछ न कुछ असर स्थानीय शक्ति संतुलन पर पड़ता ही है? इस पर वाकई और गहरे विश्लेषण और सोचने की जरूरत है। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी सभी तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।